Happy evening, dear aspirants. Welcome to the second class on the art and science of answer writing. Okay, आंसर राइटिंग जैसे मैंने बताया यूपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए ये केवल आर्ट नहीं है, मतलब केवल एक कला नहीं है, बल्कि विज्ञान भी है, साइंस भी है. ओके, आर्ट का क्या मतलब होता है? आर्ट कोई ऐसी चीज जिसको हम मास्टर कर सकते हैं, समझे, सीख सकते हैं. जैसे गाना गाना एक कला है, आंसर बहुत अच्छा लिखना भी उस तरीके से ही एक कला है. सिमिलरली साइंस क्या है? साइंस का मतलब आपको बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स पता होनी चाहिए. ओके, केमिस्ट्री पता होनी चाहिए, फिजिक्स पता होना चाहिए. फिजिक्स यहाँ पे सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, मतलब है कि जो टॉपिक आपसे पूछा गया उसमें कंटेंट किस तरीके से इनरिच किया जाता है. ओके, तो इसके लिए बोला जाता है कि आर्ट और साइंस आपको दोनों आना चाहिए, जब भी आंसर राइटिंग अच्छी मानी जाती है. ठीक है, तो आज का आंसर राइटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. तो इसमें जो टॉपिक आज हम लेने वाले हैं वो है पर्सपेक्टिव्स. पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि हमारे यूपीएससी एग्जाम्स के अंदर, पीसीएस एग्जाम के अंदर बहुत सारे जो सवाल होते हैं वो बेसिकली इश्यूज के ऊपर पूछे जाते हैं. मतलब लगभग सभी सवाल इश्यूज के ऊपर होते हैं. इश्यूज का क्या मतलब होता है? मुद्दा या मुद्दे. ठीक है, इनके ऊपर पूछा जाता है. फॉर द एग्जाम्पल कोई एक मुद्दा बताइए, कोई भी मुद्दा, कुछ भी. भ्रष्टाचार. और कोई भी इश्यू बताओ. रूढ़िवादी सोच जो होती है, हाँ, 3 तलाक, 3 तलाक और यूसीसी एंड. इतना क्या सोच रहे हो? दिल्ली में पानी भर गया, ये किसी नहीं है क्या? गरीब बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रही है, किसी नहीं है क्या? कोचिंग की फीस बहुत महंगी है, इश्यू नहीं है क्या? वुमेन एम्पावरमेंट, कोई भी टॉपिक ले लो तो एक अपने आप में एक इश्यू है. समझ पा रहे हो? अब इश्यू होता क्या है, किसे कहेंगे इश्यू? तो वो इशू है, उसे प्रॉब्लम कहते हैं. हाँ, तो यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जो मास लेवल पे इम्पैक्ट कर रहा है. समझे, मास लेवल के क्या मतलब होता है? हाँ, बड़े लेवल पे, बड़े लोगों पे. इसलिए मीडिया को भी मास मीडिया बोलते हैं, है ना. सोशल मीडिया भी एक मास मीडियम का पार्ट है, रेडियो भी मास मीडिया का पार्ट है. तो पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि किसी भी टॉपिक के कितने कितने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं. ओके, फॉर द एग्जाम्पल जैसे कई लोगों को नहीं 6 दिखता है, राइट. लेकिन अगर कोई ऊपर से देखे, अगर मैं अमीनुल को यहाँ लटका दूं और वो ऊपर से देखे इसको, तो क्या दिखेगा उसको? ये 9 दिखेगा. ओके, तो पर्सपेक्टिव क्या है? मतलब देखने का नजरिया, आपकी दृष्टिकोण कैसी है. एक हिंदी में बड़ी अच्छी. तो सिमिलरली हम जो सोचते हैं ना, वो बेसिकली एक पर्सपेक्टिव से ही सोचते हैं. जैसे हमें पता है कि 6 है, सामने वाला नो कहता है तो हम उसको गलत बोल देते हैं, लड़ने लग जाते हैं, दंगे कर लेते हैं उनके साथ में. ठीक है, लेकिन ये नहीं समझते कि वो भी अपनी जगह पे सही हो सकते हैं. तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले कि दृष्टिकोण क्या हो, क्या बनता है और किस किस तरीके से बनता है. इसमें बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं दृष्टिकोण की. सबसे पहला बहुत आसान वाला कि किसी भी टॉपिक में या तो अच्छा होगा या तो बुरी होगी, यही चीजें होंगी ना. और क्या होगा, है ना. फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा. सती प्रथा पता है सबको? क्या? लेडीजों को लेडीजों को नहीं, पत्नी को, वाइफ को. लेडीजों में मतलब तो और लोग भी आ गए ना, ऐसे थोड़ी कि घर के सभी औरतों को. ठीक है, तो या तो सही हो सकता है गलत हो. तो सती प्रथा में जो लोग मानते थे इसको, वो इसको पॉजिटिव आर्गुमेंट देंगे, जो लोग नहीं मानते वो नेगेटिव आर्गुमेंट देंगे. तो एक तो ये तरीका होता है. दूसरा होता है उस टॉपिक का या तो फायदा होगा या नुकसान होगा, है ना. फॉर द एग्जाम्पल बांध हम जो बनाते हैं इसका फायदा है, लेकिन बांधों का नुकसान भी होता है. इसलिए तो हमारे आदिवासी भाई बहन इसके प्रोटेस्ट में आते हैं. हाँ जी विखे. सर जंगलों में निवास करने वाले को आदिवासी कहते हैं। जो जंगलों में निवास करते हैं वो आदिवासी हैं. लंगूर, टाइगर, भालू सब आदिवासी हैं. मानव जो नेचर के साथ में जीवन व्यापन करते हैं, जो बाहर दुनिया से अलग रहते हैं, अपना जीवन व्यापन अपने अपने अनुसार से प्रयोग में लाते हैं। ओके, हाँ जी, हुआ ट्राइबल्स, यही. यस, तरह से ट्राई टू पार्टिसिपेट. ओके, इंटरव्यू में देखो क्या होता है, इंटरव्यू में ना यही सब पूछा जाता है. और वहां पे ऐसा अगर हक्का बक्का रह गया, आप बोल नहीं पाए इतनी बेसिक चीजों को, तो क्या होगा, भगा देंगे आपको. समझ पा रहे हो? तो वहां पे आपको आर्टिकुलेशन जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में एक वर्ड आर्टिकुलेशन, मतलब चीजों को बताने की कला, कम से कम शब्दों में और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके उसको बताना. वहां पे कोई भारी भरकम बड़े सवाल नहीं पूछे जाते, वहां पे यही पूछते हैं, समझे, आपकी हॉबी क्या है, आदिवासी कौन होते हैं, जिनको हम कभी किसी किताब में नहीं पढ़ते हैं. बहुत सिंपल से सवाल पूछते हैं. समझे, बताइए. देश के लोकल जनजाति और विदेश के जो लोकल जनजाति है वो आदिवासी नहीं है. लोकल जनजाति, आप भी यहाँ नेपसराय के लोकल हो, तो आप भी आदिवासी हैं. हाँ, बताएं. यस, बहुत समय से. अगर मैं अभी 10 साल के लिए जंगल चला जाऊं तो मैं आदिवासी हो गया.
कई लोग हैं जिन मतलब नेचर से उनको प्यार हो जाता है तो वो दुनिया छोड़ करके जंगलों में चले जाते हैं 15 20 25 सालों के लिए, वहीं रहते हैं फिर, तो क्या वो आदिवासी हो गए? फिर कौन है आदिवासी? ऐसे व्यक्ति और समुदाय जो जिनका एक स्थायी निवास नहीं होता, मगर जो अपने लाभ के अनुसार या फिर जरूरत के अनुसार अपने स्थान पर रहते हैं। नहीं, तो उन्हें तो खाना बदोश बोलते हैं। ये और वो उन कुछ आदिवासी हैं ऐसे, जैसे गुज्जर बकरवाल, ठीक है, गद्दी, एक बहुत सारे हैं जो एक ही जगह पर रह रहे सालों से, जैसे गोंड, मध्य प्रदेश के जंगलों में चले जाइए, भिलाई, है ना। फिर आदिवासी का बेसिक मतलब होता है कि ऐसे लोग जो वनों में तो रह रहे हैं लेकिन आज भी वो प्राचीन काल का जीवन जी रहे हैं, ठीक है। जैसे प्राचीन काल में जीवन कैसा था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, बाहर का कोई रिसोर्स यूज नहीं करना है, ओके। तो प्राचीन काल में जीवन लोग जंगलों पे खाना के लिए डिपेंड करते थे, सब कुछ, ओके। हाँ, हर चीज वो जंगलों से ही, मतलब कि 2500 साल पहले की दुनिया में चले जाओ तो प्राचीन काल में जीवन जो आज के टाइम पे भी 21वीं शताब्दी में भी, ओके, वर्तमान समय में भी जो प्राचीन काल वाला जीवन जी रहे हैं दुनिया से, बाहरी दुनिया से कंप्लीटली कट ऑफ करके, उनको आदिवासी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे कंप्लीटली कट ऑफ नहीं है। और तीसरी चीज आज हम जो सीखेंगे वो है डायमेंशंस, यानी कि आयाम। किसी भी मुद्दे के आयाम क्या क्या होते हैं जो कि यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम में लिखा जाता है, ठीक है, इस चीज को समझने वाले हैं। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। आपको ये चीजें नोट करना होता तो नोट कर लिया करो, अदरवाइज पिक्चर्स ले लिया करो एंड में क्लास के, अभी मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अगली चीज यहाँ पे सीखने वाले हैं, पर्सपेक्टिव नंबर 1। सबसे पहले या तो किसी टॉपिक का पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका कोई तीसरा पार्ट भी हो सकता है क्या? किसी भी चीज का कोई थर्ड एंगल भी हो सकता है, मिडिल पार्ट, क्या मिडिल पार्ट? दोनों है, तो वो तो है ही ना, उसके अलावा कोई तीसरा पार्ट है क्या? न्यूट्रल हो सकता है कोई चीज, ना नुकसान कर रहा है ना फायदा कर रहा है, दुनिया में ऐसी चीजें हैं। है सर, तो नुकसान तो करता ही है, पर हम उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके सदुपयोग करते हैं तो उसका नुकसान नहीं माना जा सकता है। तो इस कारण से कह सकते हैं कि कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जो कि मध्यस्थ में रख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी कोशिश की आपने। तो यहाँ पे देखो हम कुछ टॉपिक्स लेने वाले हैं जिसके है ना पॉजिटिव और नेगेटिव आप बताएंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं बाल विवाह की, ठीक है। ये टॉपिक हमारा आप यूपीएससी और पीसीएस का भी पार्ट है, और ये चीजें आपको दिमाग के पुर्जे खोलने में बहुत हेल्प करेंगे, ऑल राइट। इसके बाद आपका जो लेवल है आईएएस पीसीएस लेवल पे आ पाओगे, आप सोच पाओगे, उसके नीचे के लेवल पे नहीं। तो सबसे पहले नेगेटिव तो बहुत है इसके, गेटिंग इट, लेकिन मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप लोग बताएं इसको कुछ फायदे भी तो होंगे ना, जिसकी वजह से लोगों ने ये बनाया था, समझे। पॉइंट के लिए ले रहा हूँ, हो सकता है इसका एक भी फायदा ना हो, लेकिन सोच के देखते हैं क्या इसका कोई फायदा है। बाल विवाह अगर हम बच्चों की करवाते हैं तो उसका कुछ क्या फायदा हो सकता है? नंबर 1, सबको एक एक बताना है, कमान। बाल विवाह के क्या फायदे हैं? सर, जो पहले के लोग सोचते थे कि अभी तो शादी करवा देते हैं, नहीं तो और अब जो पेरेंट्स सोचते हैं अगर हम मर जाएंगे तो शादी कैसे होगी, क्योंकि पहले भी करवा देते हैं, यही सोचते थे। एक अरे बात बच्चा भी बच्चा है, अभी हम मर जाएंगे। अच्छे नहीं, उनके पेरेंट्स सर यही सोच के करवा देते गाँव। ठीक है, हो सकता है। हाँ जी, बताओ क्या फायदा है बाल विवाह का? आपके बचपन में शादी हो जाती तो क्या फायदा होता है इससे? अच्छा हुआ तो लंबे समय तक साथ साथ रह रहेंगे, नहीं तो रास्ता बदलने के लिए मिल जाएगी अपॉर्चुनिटी, चलो 2 4 10 साल साथ में रहे, अब हो गया काम, ठीक है। कम ऑन बताइए, हाँ। सर, पहला डोरी, क्या डाउरी? सर दहेज। बच्चों की शादी होती तो दहेज नहीं मिल जाती? तब तो और सर, ज्यादा दहेज लेते थे। और दूसरा सर जातिवाद का भी हो सकता है कि बाहर जाके आगे जाके कहीं दूसरी जाति में शादी कर लेते हैं, तो इस कारण पहले से जाति तो ये प्रथा। फायदा है या नुकसान है? सर, फायदा है ना, क्या फायदा है? तो एक ही जाति में हो रही है सर। ठीक है, तो जो लोग जाति प्रथा को मानते हैं उनके लिए अच्छी बात है ये, है ना। क्योंकि बचपन में अगर शादी करवा देंगे तो लड़के लड़की आगे चल करके ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही नहीं, उनके सेम जाति में, ठीक है, सेम सही कास्ट बात। में उनकी शादी करा दी, तो इस हिसाब से उस जमाने की जो थिंकिंग है उनके हिसाब से उनका धर्म भ्रष्ट होने से रह गया, ठीक है। ठीक है, और क्या फायदे हैं? ये भी कह सकते हैं कि रिलेशन डेवलप करने का हो सकता है लोग के हाँ साथ। बिल्कुल, जब एक ये भी अच्छा पर्सपेक्टिव है, बल्कि इस्लाम में भी ये माना गया है कि अगर जल्दी शादी करवा देते हैं, जल्दी का मतलब इस्लाम में बाल विवाह नहीं है, 18 19 के बाद है, तो उसमें भी बोला गया कि दोनों जब साथ में ग्रो करते हैं, समझे, तो वो बॉन्डिंग फिर अच्छी रहती है लाइफ टाइम के लिए, ठीक है।
चलो, और क्या फायदे इसके, बताइए ज्योति जी। बचपन में जिम्मेदारियां, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि आज के टाइम में है ना, शादी जो लोग नहीं करते 30 साल तक ऐसी लकड़बग्घू की तरह जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। सच में आपने देखा है 30 साल का आदमी लेकिन जिम्मेदारी नाम की एक चीज नहीं है, ऐसे आदमियों को देखा है आपने। लेकिन इसलिए बोलते हैं कि इसकी शादी करवा दो, है ना, जिम्मेदार बन जाएगा ये। तो कुछ हद तक ये बात सही है, ठीक है। जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो समझ जाएगा, ठीक है। ठीक है, और क्या फायदा हो सकता है इसका, बताइए। अडल्ट्री में जाने से बच्चे बच जाएंगे, अडल्ट्री समझते हो, अडल्ट होता है वो, अडल्ट्री का मतलब होता है व्यभिचार, ठीक है। ठीक है, तो अगर जल्दी शादी करवा दी जाती है बच्चों की, राइट, तो अडल्ट्री जैसी चीजों में वो नहीं जाएंगे, गेटिंग इट। जैसा आजकल आप देखते हो कि बिना शादी के मेल एंड फीमेल साथ में रहते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, दिल्ली जैसे शहरों में क्या हो रहा है, वेस्टर्नाइजेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से, नेटफ्लिक्स जैसी चीजों के आने की वजह से, वो पाश्चात्य जो वर्ल्ड है, जो वेस्टर्न कंट्री है, उसको इंडियन अभी फॉलो कर रहे हैं, तो इसकी वजह से बिना शादी के वो कई टाइम तक साथ में रहते हैं। और कई बार क्या होता है कि वो शादी नहीं करते हैं एक्चुअल में, गेटिंग इट। तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स समाज के लेवल पे, राइट, पर्सनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे आ जाती है। तो अगर पहले उनसे शादी करवा दी जाएगी तो वो बच्चे क्या हैं कि इस तरह के किसी भी व्यभिचार या अडल्ट्री जैसी चीजों में नहीं फंसेंगे। तो ये कुछ रीजन था, प्रोज, इसके फायदे हैं, समझ में आया। आज से पहले कभी ऐसे सोचा था बैठ के कि बाल विवाह का ये फायदा हो सकता है? आपके दिमाग में किसी ने डाल दी होगी, एक टीचर नहीं स्कूल में, कि बाल विवाह गलत है, तो आपने तभी से गलत मान लिया था, गेटिंग। लेकिन कभी आपने सोचा नहीं कि इसके कुछ फायदे क्यों फॉलो कर रहे थे हजारों सालों तक लोग, बल्कि आज भी करते हैं, आज भी तो हो रहा है ना ये। हमारे स्टूडेंट्स से जो इनके साथ में पढ़ती थी, क्या नाम था उसका, हाँ, ओके, ये सारी लड़कियां मैरिड हैं अभी, गेटिंग इट। हाँ, जस्ट एन एग्जाम्पल, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको और मिल जाएंगे, ठीक है। अब बताइए क्या नुकसान है इनके, ये तो बताओ, बोलो। बाल विवाह के क्या नुकसान है, आप सबको फायदे ही दिख रहे हैं। हाँ जी, क्या नुकसान है बाल विवाह का? सर पहले तो डिसीजन हाँ, डिसीजन नहीं ले पाते हैं खुद से, क्या डिसीजन, लाइफ पार्टनर का? या लाइफ पार्टनर का। वो तो आप वैसे भी नहीं ले पाओगे। टाइप आ जाएगा। ग्रोथ में, हाँ ठीक है, आप बोल सकते हो कि जो बचपन है ना, बचपन एक तरह से खत्म हो जाता है इसमें, है ना, जबरदस्ती का उनको जिम्मेदारियां सौंप दी जाती है ना। तो चीजें अपने टाइम पर सही रहती है, अगर बच्चों को एकदम से बड़े कर दोगे तो ये उनके लिए भी सही नहीं, उनके ग्रोथ के लिए भी सही नहीं है, ठीक है। और क्या है, शारीरिक लेवल पे बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बच्चियां मर जाती हैं, समझे, जब वो बेबी को डिलीवरी कर रही होती है उस टाइम पे। तो ज्यादातर बच्चियां है ना सर्वाइव नहीं कर पाती, क्योंकि उनकी बॉडी अभी रेडी नहीं है प्रेगनेंसी के लिए, गेटिंग इट। तो फिजिकल लेवल पे बहुत सारी बीमारियां, डिसीजेस, डेथ जैसी चीजें होती हैं। लड़कों का क्या है, वो दोबारा शादी कर लेंगे, 3 बार शादी कर लेंगे, ओके। मानसिक तनाव। हाँ, मानसिक तनाव बिल्कुल होगा, वेरी नाइस। मानसिक तनाव कैसे होगा, क्योंकि शादी केवल शादी नहीं है, शादी में बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने आप आ जाती है, दो परिवारों का संगम हो जाता है। तो दो परिवारों में क्या है कि एक परिवार भी अनस्टेबल है, तो दूसरे परिवार पे इम्पैक्ट इसका पूरा पड़ता है, समझ रहे हो। तो उसकी वजह से मानसिक तनाव या जो मेंटल प्रॉब्लम है, टेंशन है, स्ट्रेस है, वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और क्या नुकसान है इसके, यस, पहले से सोच के रखा करो ना। बर्डन, किस तरह का बर्डन? हाँ, अब वो आगे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, बाहर अकेले रह के कुछ करना चाहें तो नहीं कर सकते, ओके। बिकॉज सिंगल लाइफ के अपने बहुत सारे फायदे होते हैं, राइट। जो फ्रीडम होती है वो फ्रीडम एक तरह से आपकी खत्म हो जाएगी, स्पेशली लड़कियों की। और क्या नुकसान है इसके, सर मत हिलवाओ, बताओ। वंडरफुल, समझे। तो एक सामाजिक बुराई दूसरी सामाजिक बुराइयों को जन्म देता है, ओके। तब होता क्या था कि पहले के टाइम में लड़की अगर मर जाए तो लड़का तो दोबारा से शादी कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर लड़का मर जाए और लड़की यंग है, जवान है, 18, 19, 20, 25, 30 की है, ओके, तो उनको लगता था ये दूसरी शादी करेगी तो ये तो गलत हो गया, ये तो बुरा हो जाएगा,
समझे? तो पति की आत्मा को शांति नहीं मिली, वो तड़प पूछेगा वहीं पर। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या निकाला, सबसे प्रथा निकाला। ठीक है। तो इस तरह के वर्ड आप यूज कीजिए कि एक सामाजिक बुराई दूसरी सामाजिक बुराइयों को जन्म देता है, आपस में इंटरलिंक्ड होती है। ठीक है। और क्या है, कमान बताओ, और क्या नुकसान है? बताओ यार, सब ग्रेजुएट बैठे हैं, एमए करने वाले स्टूडेंट्स बैठा, आईएएस की तैयारी करने वाले, और 10 नुकसान आप नहीं बता पा रहे हो बाल विवाह के। आपके घर में कोई बच्चा है, उसके इमेजिन करो, उसके अगर बच्चे में शादी कर दी गई तो उसको क्या 10 नुकसान होगा? क्या वो शिक्षित हो पाएगा? एजुकेशन उसको नहीं मिल पाएगी। ठीक है। कम उम्र में शादी होने की वजह से क्या होगा? पॉपुलेशन ओवर होगी, नहीं होगी? हाँ। अब जल्दी उसकी शादी कर दी आपने, तो आप देखोगे 30 तक आते आते, 25 तक आते आते ऑलरेडी 5 7 10 बच्चे उसके हो रहे हैं, समझे? तो जब 10 बच्चे अगर आ रहे हैं, तो ओवर पॉपुलेशन से क्या गरीबी आएगी, नहीं आएगी? पॉवर्टी आएगी ना। अब भाई एक आदमी है, मान के चलो, एक छोटा सा नाम ले लो, राम बहादुर। ठीक है। तो राम बहादुर के 10 बच्चे हैं, उसकी उम्र है 30 साल। गेटिंग इट? अब 30 साल की उम्र में 10 बच्चों की जिम्मेदारी है, तो वो अमीर बनेगा, गरीब बनेगा? ओके, ऑब्वियस सी बात है। तो वो और गरीबी के दलदल में फंसता चला जाएगा। सोशल की कंपनी अब बच्चे हैं, गरीबी में हैं, तो बच्चों को क्या होगा? बीमारियां। है ना, कौन कौन सी बीमारी होगी? एक स्टंटिंग का नाम सुना आपने? पोषण तत्व नहीं मिल पाएंगे उसको। स्टंटिंग का मतलब होता है कि हाइट कम रह जाती है। ठीक है। एक होता है जिसमें, हाँ, अंडर वेट हो जाएगा। ऐसे बच्चे जिनका सामान्य वेट होना चाहिए, वो उतना वेट भी नहीं है, तो उनको बोलते हैं अंडर वेट। ठीक है। क्लास 12th में इंग्लिश की बुक में भी आपने पढ़ी थी ना, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, राइट? दिस वाज द पोएम, जिसमें आपने देखा था छोटे छोटे बच्चे थे स्लम में रहने वाले। तो अंडर वेट हो जाएंगे बच्चे। और ये बच्चे गरीबी में है चूंकि, तो पढ़ाई तो कर नहीं पाएंगे, तो क्या काम करेंगे? जाकर के रैक पिकिंग करेंगे, कचरा उठाने का काम करेंगे। ठीक है। और हाँ बिल्कुल, बाल मजदूर, जिसे हम चाइल्ड लेबर बोलते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। राइट। तो ये सारी बीमारी आपस में जुड़ती चली जाएंगी। तो देखा आपने, एक चीज को वैसे, इतनी सारी चीज, जैसे सोनाली ने बताया कि ज्वाइंट फैमिलीज के अंदर, ओके, वी आर टेकिंग अनदर एग्जांपल ऑफ ज्वाइंट फैमिलीज एंड न्यूक्लियर फैमिलीज के दोनों के क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे डिवाइड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 8 10 लोग हैं फैमिली में, और घर का जितना भी काम है तो सभी लोगों के आपस में डिवाइड हो जाते हैं। और न्यूक्लियर फैमिलीज में क्या है, 2 से 3 लोग हैं, तो अगर 10 काम है तो यहाँ 10 काम 10 बंदों के हाथ में चला गया, यहाँ 10 काम 2 3 लोग ही मिलकर कर रहे हैं। ओके। तो मतलब जो काम का जो लेवल है, जो बर्डन है, वहां पे पर कैपेसिटी, पर बंदे के हिसाब से यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर कम है। इज दैट क्लियर? और क्या फायदा है ज्वाइंट फैमिली का? ज्वाइंट फैमिली में रहने से क्या फायदा होता है? दादा दादी, बुआ, चाचा ताऊ, सब रहे अगर साथ में मिलकर, उनके साथ में बच्चे पले बढ़े, तो क्या फायदा होगा? क्विकली, जल्दी जल्दी बताया करो। हाँ, अनुभव जो है ना, एक्सपीरियंस का एक अपना वैल्यू होता है, समझ रहे हो? वो आपको न्यूक्लियर फैमिली में नहीं मिलेगी। वहां पे आपका बच्चे का जो है ना, जो दिमाग है, वो उतना उस लेवल पे डेवलप नहीं हो पाता है जिस लेवल पे यहाँ पर होता है। इसलिए आजकल क्या करते हैं, बच्चे साल भर के 1.5 साल के होते हैं, उनको प्री स्कूल में डाल देते हैं, है ना? और क्या बोलते हैं उनको? हॉस्टल में भी डाल। हॉस्टल में 1.5 साल की उम्र में, सर मतलब 2 साल से 2 साल से हॉस्टल में, आगे चल के डाल देते हैं 5 6 साल 7 साल में, है ना? तो और और सर चाइल्ड चाइल्ड का बिहेवियर भी सही हो जाता है। हाँ, चाइल्ड पूरा होता है अच्छा इन्वायरमेंट। न्यूक्लियर में नहीं कह पाते अपने से। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे का है ना, दिमाग का मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट होता है। ठीक है। जबकि न्यूक्लियर फैमिली में बहुत सारे फैक्टर्स रह जाएंगे, है ना? क्योंकि माता पिता चाह करके भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते अपने बच्चे को। लेकिन ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है कि बच्चों को सभी से प्यार मिलता है, सभी का अनुभव मिलता है, सभी का एक्सपीरियंस मिलता है, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो। तो ये सारी चीजें उस बच्चे के दिमाग को डेवलप करने में, विकास करने में एक आमूल भूमिका अदा करती है ना? और क्या फायदे हो सकते हैं, बताइए? डिसीजन मेकिंग कैसे? कि बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस से और जो न्यू जनरेशन है उनका मेल मिलाप के हिसाब से। हाँ और ठीक है। यस, आपने बताया।
हाँ, वैल्यूज, वेरी नाइस। कुछ संस्कार, कुछ वैल्यूज यहाँ पे अच्छे से डेवलप हो पाता है। इसलिए आप देखते हो कि न्यूक्लियर फैमिली में जो बच्चे होते हैं ज्यादातर संस्कारी नहीं होते, है ना, अच्छे वैल्यूज उनके नहीं, क्योंकि ये वैल्यू जो संस्कार डालने वाला कोई था ही नहीं ना। कौन गेटिंग इट? वो माता पिता को देखते थे, वो आपस में ही लड़ते रहते थे, आपस में कई दिन तक बात नहीं करते हैं वो लोग। तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा उन दोनों के बीच में पिसता रहता है, राइट। लेकिन ज्वाइंट फैमिलीज में क्या है, माता पिता आपस में बात कर ही लेते हैं वहां पे ज्वाइंट फैमिलीज में, ठीक है। वहां का माहौल ऐसा होता है, ओके, एनवायरमेंट वैसा होता है, गेटिंग इट। और अगर ना भी करे तो बच्चे को पता ही नहीं चलता है, वो माता पिता के बीच जो कुछ हुआ था आपस में सेटल कर लिए इन लोगों ने, बच्चे को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो उसका टेक केयर करने लग जाते हैं। ओके, तो उसको पता ही नहीं लगता हुआ क्या। ठीक है, और क्या फायदे हैं इसके? कौन सी संस्कृति? और ये पूजा पाठ नहीं करते हैं? ठीक है, वेरी नाइस, कल्चर का भी अपना वैल्यू है। ओके, अब बताओ ज्वाइंट फैमिली में रहने के कुछ नुकसान है। नुकसान है जब भी तो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आया ना। ज्वाइंट फैमिली में लड़ाई झगड़ा न्यूक्लियर में नहीं होता है। यहाँ पे कौन सी लड़ाइयों की बात कर रहे हो आप? एक्सपेंसिव ज्यादा मानते हैं। आते हैं इसके ऊपर। लड़ाई झगड़ा कौन सी? हाँ हाँ, ठीक है, इंग्लिश में इस तरह का लड़ाई झगड़े को क्वेरेलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेरेलिंग का क्या मतलब है कि प्रॉपर्टी के नाम पे, जिम्मेदारियों के नाम पर, कई बार क्या है कि छोटी बहू अगर ज्यादा काम कर रही है तो गुस्से में आकर बड़ी बहू को बोलने लग जाती है, राइट, कि जेठानी मैडम तो कुछ काम ही नहीं करती हैं। ओके, अब इस चक्कर में क्या होता है, भाई भाई में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बच्चों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं आपस में, समझ रहे हो। और पेरेंट्स किसका साथ दें? दो बेटे हैं अगर पेरेंट्स को, तो किसका साथ देंगे वो? एक का साथ देंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, राइट। तो इस तरह की चीजें हैं यहाँ पे, जो कि न्यूक्लियर फैमिली में यूजुअली कम होती है। लड़ाइयाँ वहां पे भी होती है लेकिन ऐसी लड़ाइयाँ नहीं होती है, समझे, कि उन्होंने चार बर्तन ज्यादा धो दिए, समझे, उन्होंने तीन कपड़े कम धोए, इस तरह की लड़ाइयाँ यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वो काम उसी बंदे को करना है ना, राइट। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे ज्यादा होंगी, पैसों को लेकर के या प्रॉपर्टीज को लेकर के, जमीनों को लेकर के। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी अलग करके बैठे हैं अपना, गेटिंग इट। तो एक ही प्रॉपर्टी है जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों का हक है। चलो, और क्या नुकसान है? बर्डन, किस तरह का बर्डन? हम्म, ठीक है। तो ये बर्डन है ना, यहाँ पे भी अपना बर्डन है। जैसे यहाँ पे काम का बर्डन मैंने दिखाया था, है ना, कि 10 काम है तो यहाँ पे तीन ही लोग हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तीन तीन काम सबको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 10 काम है और 10 लोग हैं, तो एक एक काम सबको करना पड़ेगा, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूसरे तरह के और बर्डन आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप निकल करके बाहर जाना चाहोगे अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो नहीं जा पाओगे, क्यों? क्योंकि घर की जिम्मेदारियां हैं वहां पे बहुत सारी। ओके, तो वो आदमी है ना, घर के परिवार में एक एक घर में ही एक अपना बड़ा बिजनेस चल रहा है। ओके, उसके काम को ही करने में, उसी में आदमी लिप्त रहता है, तो वो बाहर की कभी सोच नहीं पाता है। अब यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है कि आज यहाँ है, कल वहां है, परसों वहां है। आज जॉब मुंबई में है तो मुंबई चल लिया, कल को पता चला ट्रांसफर बेंगलोर में आ गया तो वहां पहुंच गया तो। लेकिन एक ज्वाइंट फैमिली वाला बंदा चाह करके भी नहीं जा पाता, उसको अगर बोल दिया जाए कि भाई आपका ट्रांसफर हो गया दिल्ली से मुंबई, चले जाओ, तो उसको 10 बार सोचना पड़ेगा। ज्वाइंट फैमिली में जल्दी अलाउ नहीं करेंगे। आजकल तो खैर कर देते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर फैमिलीज में ऐसा नहीं होता था। समझ पा रहे हो? ठीक है, वेरी नाइस। एंड और क्या कॉन्सेप्ट है इसके? हाँ जी। मल्टी डायमेंशनल नहीं हो पाएगा तो। ज्वाइंट फैमिलीज के नुकसान यही तो हो पाएगा, ये तो फायदा है। तो इसका नुकसान भी है ना सर, ये भी नहीं हो पाएगा अगर फैमिली साथ में नहीं रहेगी तो। सर मल्टी डायमेंशन नहीं हो पाएगा चाइल्ड का। तो यहाँ तो फैमिली साथ में रह रही है ना, ज्वाइंट फैमिलीज की बात कर रहे हैं। हाँ जी। ज्यादा प्यार से करते हैं बच्चों को, ज्यादा बाहर भेजेंगे ज्यादा दूर दूर तक, तो उसके कारण जो उसका विकास होना चाहिए मानसिक होता है, घर में ही डेवलपमेंट। हाँ, आप बोल सकते हो, दोनों के अपनी, दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस चाहिए। आदमी है ना, इन दोनों में शिफ्ट अगर होता रहे तो बात अच्छी रहेगी, ठीक है। सो तीसरी चीज में आपने क्या बताया, क्या टॉपिक है आपका, क्या पॉइंट था? मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, डेवलपमेंट में थोड़ी सी रुकावट आएगी। जैसे मैंने बताया कि बच्चा अगर बाहर जाकर पढ़ना चाह रहे हैं, दूसरे स्टेट में, दूसरे जिले में, तो जल्दी वो जा नहीं पाएगा, गेटिंग या स्पेशली लड़कियां। ओके, तो ये चीज डेफिनेटली इम्पैक्ट करती है। और ये भी कह सकते हैं कि सोशल नहीं हो पाएगा। सोशल यहाँ पे नहीं हो पाएंगे या वहां पे नहीं हो पाएंगे? सोशल तो वहां हो पाएंगे, भर भर के हो पाएंगे। किसने कहा ज्वाइंट फैमिली में कि सोशल नहीं होंगे? बाहर गांव में मत जाओ, शहरों में मत जाओ, शादियों में मत जाओ, किसने बोला है? नहीं सर, मतलब वो घर में ज्यादा टाइम रहेगा ना, टाइम ज्यादा। ज्वाइंट फैमिली में घर में तो रहते हैं, लेकिन लोग तो, बच्चे जो हैं वो तो बाहर ही रहेंगे ना। शादी के बाद आप बोल सकते हो कि थोड़ा कम हो जाते हैं, स्पेशली औरतों का। ज्वाइंट फैमिली में एक चीज होती है ना कि स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट ज्यादा होता है, रूढ़िवादी सोच ज्यादा होती है।
है ना। जैसे वहां पे महिलाओं का हमेशा घूंघट करके रहना है, राइट। रूढ़िवादी, रूढ़िवादी जो सोच है ना, वो जॉइंट फैमिली में ज्यादा होती है। तो महिलाओं को, लड़कियों को, बहुओं को हमेशा उनको है ना, दे कैन नॉट स्पीक डिसीजन मेकिंग में, बोल नहीं सकते हैं आकर के कि ऐसे करो वैसा करो, है ना। क्योंकि ज्यादातर जो पुरुष है वही घर की जिम्मेदारियों को संभालते हैं। टीवी सीरियल के अलावा सारे टीवी सीरियल में हेड कौन होता है? विमेन्स होती है। ओके, मेल्स का तो पता ही नहीं है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? हाँ, तो मेल्स आर द यूजुअली मेन्स ऑफ द हाउस, ठीक है, मेन ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे क्या है, रूढ़िवादी सोच की वजह से लड़कियां ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी आगे, पढ़ाई अगर कंटिन्यू करना चाहे शादी के बाद तो नहीं कर पाएंगे, अगर फैमिली बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है तो। लेकिन अगर न्यूक्लियर फैमिली में आप आओगे, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ है, तो भाई उसको क्या पड़ी है, वो यूजुअली और सपोर्ट करेगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने सर और मैडम है। ये अगर फैमिली के साथ में रहते तो मैडम क्या इतना पढ़ाई कर पाती? कि वो जिस हिसाब से अपने कपड़े पहनती हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्या वो पहन पाती? जिस टाइम पे कभी भी बाहर रहती है, रात को, दिन को, सुबह, क्या वो रह पाते? फिर नहीं रह पाते। तो वो जो फ्रीडम है, ओके, वो यहाँ पे नहीं मिल पाता उस लेवल पे। अगर फैमिली बहुत प्रोग्रेसिव है तब तो ठीक है, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता है, कोई ना कोई टांग अड़ाने के लिए बैठा रहता है वहां पर, ठीक है। चलो, और क्या नुकसान हो सकता है इसका? फ्रीडम यहाँ पे लेस मिलेगी, पर्सनल फ्रीडम, है ना। डिसीजन मेकिंग में महिलाएं, स्पेशली डीएम का मतलब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग है, ये ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पर्सनल लाइफ की जगह डिसीजन नहीं ले सकते, पूरे परिवार के साथ। हाँ, पूरे परिवार कलेक्टिव होगा, और कलेक्टिव में भी ज्यादा से सीनियर मोस्ट की होती है ना। चलो, तो ये था ज्वाइंट फैमिलीज, तो जिसमें हमने दोनों पक्षों को ध्यान में रख करके सीखा। देखो, इसमें कुछ भी सही है कुछ भी गलत वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे पॉइंट ये है कि दिमाग को किस तरीके से ऑपरेट करना है आपको, गेटिंग इट। किसी भी मुद्दे को लेकर के एक पक्ष तो आपको पता है, लेकिन दूसरा पक्ष क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप डिसीजन ले पाओगे ना। समझ पा रहे हो? तो ये चीज आपको आना चाहिए हर चीजों को लेकर के। अब ये सारी जो एजुकेशन है ये आपको पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। चलो, अब सिमिलरली न्यूक्लियर पे आते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली में प्रोज की बात करें, फायदे की अगर बात करें, तो क्या क्या फायदे हैं बताओ फटाफट। काम इजीली कैसे? फ्रीडम। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि डिसीजन मेकिंग खुद ले लेते हैं, जल्दी ले लेते हैं, सेल्फ ले लेते हैं, है ना। तो जल्दी हो पाता है, यहाँ पे फ्रीडम ज्यादा है, आजादी ज्यादा है, और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है, कम नहीं है, ज्यादा है। और बताओ। आत्मनिर्भर रहते हैं। वही फ्रीडम वही है, सेल्फ रिलायंट बोल सकते हो अलग से, क्योंकि सारी चीजें उनको खुद आता है। ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, ज्वाइंट फैमिली में जैसे आप देखोगे कि कोई एक काम है ना, कोई एक भाई बढ़िया करता है, तो सब उसी से करवाएंगे वो काम, गेटिंग इट, कि नहीं ये तो काम वही अच्छा करता है, तो वही करेगा अपना काम। अब बाप भी क्या करते हैं, वो चार बेटे हैं उसके, तो बोलेगा नहीं, ज्यादा जो लड़ने वाला काम है वो ये कर लेगा, गेटिंग इट। उससे कोई पढ़ाई लिखाई का काम है तो दूसरा बेटे को बोलेगा, घर में कोई काम है तो तीसरा बेटे को बोलेगा। क्योंकि बहुत ज्यादा इन चारों में से किसी को सबसे ज्यादा लाड प्यार मिलता है, यूजुअली सबसे छोटों को। तो वहां पे ये होता है। लेकिन न्यूक्लियर फैमिलीज में क्या होगा, सारा काम एक बच्चे को करना पड़ेगा, लड़ने का भी, ओके, एक दूसरे के साथ रहने का भी, बाहर का काम भी, अंदर का काम भी। तो इस वजह से यहाँ पे ना सेल्फ रिलायंस ज्यादा बन जाते हैं बच्चे, आत्मनिर्भर ज्यादा बन जाते हैं। और क्या है यहाँ पे, और क्या फायदे हैं यहाँ पे? इज टू लिव, मतलब रहना थोड़ा आसान हो जाता है। रहना आसान का मतलब क्या है कि आज मेरी जॉब दिल्ली में तो दिल्ली में रहूंगा, कल कानपुर में होगी तो कानपुर चला जाऊंगा, परसों यूएस में होगी तो यूएस चला जाऊंगा। इज दैट क्लियर? लेकिन ये फ्रीडम यहाँ पर नहीं मिलेगी आपको जल्दी, ओके, जब तक फैमिली बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव ना हो तो, राइट। और क्या है ये सोनाली, क्या फायदे हैं न्यूक्लियर फैमिली के? बताइए। यस। हाँ, वो हो गया। अब क्या है, वो तो हो गया, यही है इसमें तो आप। इसमें ये जो व्यक्ति रहेगा उसको सीखने की ज्यादा मौका मिल सकती है कि कई काम वो एक बार में कर जाते हैं, तो उस लेवल हाँ, पे। सेल्फ रिलायंस हो गया, उसके अलावा कुछ और बोलूं? फाइनेंशियल यहाँ पे हो पाएगा, वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा पॉइंट है सोनाली। फाइनेंशियल डेवलपमेंट देखो क्या है, जैसे कि एक है यहाँ पे अमीनुल, तो अमीनुल अगर यहाँ पे 12,000 कमाता है महीने की,
तो ये 12,000 पूरी ज्वाइंट फैमिली में चला जाएगा, ये ठीक है। तो घर के मुखिया के पास आके दे देंगे, घर का मुखिया क्या करेगा, वो सभी के लिए यूज करेगा। तो अमीर के हाथ में बहुत बड़े कम पैसे मिलेंगे। ओके, इनके खुद की फैमिली जो आने वाली है उसके लिए बड़े कम पैसे मिलेंगे, सेविंग बड़े कम कर पाएंगे। ऐसा होता था पहले के जमाने में, समझे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सारा पैसा आप ही के पास है, तो आप फ्यूचर के लिए अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट वगैरह कर पाओगे। लेकिन वहां पे वो चीज थोड़ा सा कम हो जाता है। ओके, एकदम से क्योंकि सीनियर जो लोग आके बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा, उनके हिसाब से फिर सारी चीजें चलना पड़ेगा। अब होता है इसमें क्या है, कई बार जो घर के जो दादा दादी होते हैं उनको कोई एक बेटा फेवरेट होता है, तो क्या करते हैं बाकियों का पैसा लेकर के सारे पैसे वो उधर देते रहते हैं। होता है ऐसा, हमारी फैमिली में भी ऐसे हुए हैं, आपकी फैमिली में भी होंगे। तो इससे बाकी लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है। सो ये सारी चीजें यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाती है ना। और क्या फायदे हैं? हाँ जी। सर कॉल आ रही थी। किसकी? सब फ्लिपकार्ट में। आए हुए हैं? ठीक है, बात करो। यहाँ पे लड़ाइयाँ वगैरह बड़ी कम हो जाती है, ये जो क्वेरी लेंगे ना फालतू की, समझे, ये चीजें यहाँ पे हो नहीं पाएंगी। नो क्वेरी लेंगे, कर लो जाओ। ठीक है। राइट। चलो, प्रोग्रेसिव भी आपने देख लिया। अब मुझे ये बताओ कि न्यूक्लियर फैमिली के नुकसान क्या है। प्रोस तो देख लिया आपने, लेकिन अब कौन से भी आपको पता होनी चाहिए। बताइए क्या कौन से इसके। कल्चर भूलते रहेंगे सर। हाँ, लेस अटैच टू कल्चर, अपनी संस्कृति से वहां बंधे रहते हैं हम। लेकिन यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, समझे। पूजा पाठ करो ना करो, कोई ज्यादा ध्यान देने नहीं जा रहे। ओके, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों बोथ आर वर्किंग, तो यूजुअली यहाँ पे इन चीजों के ऊपर कम ध्यान देते हैं। और क्या, कौन से और क्या नुकसान है, बोलो। हाँ। हाँ, तो सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा, है ना। मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है। और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे क्या होंगे, इंट्रोवर्ट होंगे। इंट्रोवर्ट समझते हो, दो तरह के लोग होते हैं, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। और कुछ होते हैं एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब मौके के हिसाब से कभी वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, कभी एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। गेटिंग इट। ज्यादा सोशल तो लिख दिया ना कि इंट्रोवर्ट है ये। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, अपने आप में ही रहने वाला ज्यादातर, है ना। हम्म। यहाँ पे लाइफ के एक्सपीरियंसेस नहीं मिल पाएंगे, रॉ एक्सपीरियंसेस जिसे बोलते हैं। ठीक है, जो दादा दादी, बुआ, ताता, चाचा, ताऊ, ये सबको जो मिलता है वो यहाँ पे ज्यादातर मिल नहीं पाएगा उनको। तो डेफिनेटली इट विल बी क्वाइट अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर देम, फॉर द स्टूडेंट। हाँ, किससे होगी वहां पर, हस्बैंड वाइफ में। हाँ, तो आपस में ही सुलझाएंगे फिर। हाँ, एक इसका नुकसान ये सही कहा आपने कि ज्यादातर अगर रहते हैं ना तो यहाँ पे तलाक के चांसेस, है ना, डाइवोर्स के चांसेस यहाँ पर ज्यादा होता है। जबकि यहाँ पे मामले को, है ना, फैमिली के अंदर ही सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो डाइवोर्स रेट है वो बहुत कम होता है, डाइवोर्स रेट। डाइवोर्स यहाँ पे लेस होता है, लेस, ठीक है, बहुत कम। गेटिंग इट। जबकि यहाँ पे ज्यादा होता है, इसके पीछे रीजन क्या है। न्यूक्लियर फैमिलीज में तलाक ज्यादा क्यों होते हैं, या जैसे अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज में तलाक ज्यादा क्यों होते हैं, तो इस वजह से तलाक हो जाएगा। ठीक। वेरी नाइस। हाँ जी, आपके क्या विचार है, बताइए। ओके, ठीक। हम्म। ऑलराइट। हाँ, वेरी नाइस। इस तरह की जो बीमारियां हैं यहाँ पर ज्यादा होती हैं, है ना। मानसिक बीमारियां जिसे हम बोलते हैं। ओके, मेंटल। क्योंकि यहाँ पे आपको गुस्सा आ रहा है, इसके ऊपर निकालोगे। जॉइंट फैमिलीज में तो कोई भी छोटा मिल गया पकड़ के निपटा लेते हैं उसको, ठीक है। राइट। लेकिन यहाँ पे
यूजुअली मेंटल प्रॉब्लम्स ज्यादा हो जाती है, इसलिए शहरों में आप देखते हो अकेले रहने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा दिमागी मरीज होते हैं। राइट, समझ गए? कुछ दिमाग के पुर्जे हिल रहे हैं आप लोगों के, या अभी भी बंद पड़ा हुआ है? हाँ, ठीक है, ये था प्रोज एंड कॉन्स का एग्जांपल। अब हम देखेंगे कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब एक तरह से सेम हुए, बोल सकते हो, जो प्रोज एंड कॉन्स में थे वो यहाँ पे भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ एथिकल वैल्यूज वगैरह भी आ जाती है जो आप ऐड ऑन कर सकते हो। एथिकल वैल्यूज वगैरह जैसे अगर आपको बोला जाए कि चलो भाई, इंडस्ट्रीज जो होती हैं, उद्योग जो होते हैं, राइट, चलो उद्योग तो खैर हाई लेवल का टॉपिक आ गया, पहले इजी से शुरू करते हैं। मान के चलो यहाँ पे है ना, सरकार कह रही है डैम बनाना है। ठीक है, अब डैम बनाने का पॉजिटिव फायदे भी है और नेगेटिव तो है ही। डैम के सबसे पहले नेगेटिव क्या है ये बताओ, फायदे तो बहुत हैं, डैम बनाने का नेगेटिव क्या होगा? बिल्कुल, तो वहां के लोगों को है ना डिस्प्लेस करना पड़ेगा, विस्थापन करना पड़ेगा, विस्थापित करना पड़ेगा, राइट, यहाँ से जाइए। ठीक है, और वेरी नाइस, ओके, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि, जैसे पेड़ों की कटाई होगी, हाँ, वन्य जीव वो खत्म होंगे। क्यों खत्म होंगे? क्योंकि जंगल है ही नहीं, डैम बन रहा है, मशीनें चलेंगी यहाँ पर, है ना, तो ये इनका नुकसान होगा। सर मेडिसिन, क्या मेडिसिन? सर सर जड़ी बूटी से मेडिसिन मिलता है ना सर, हाँ, तो उसका भी नुकसान होगा, हानि होगी। ठीक है, जंगल के फायदे नहीं कर रहे हम, ठीक है, हम डैम के नुकसान की बात कर रहे हैं। ठीक है, बताइए डैम का और क्या नुकसान है, बोलो। अभी डैम इतने टूट रहे हैं, बह रहे हैं। सर एक्सपेंसिव जो खर्चे हैं, क्या खर्चे? जो हम बना रहे हैं डैम, उससे एग्रीकल्चर में भी प्रॉब्लम होती है सर। डैम बनाने से एग्रीकल्चर पर प्रॉब्लम होती है, फायदा होता है? सर फायदा भी होता है सर, नुकसान भी होता है, क्योंकि जहाँ उपजाऊ जो मिट्टी होती है वहाँ पे डैम बना देते हैं, तो सर कहीं ना कहीं बंजर मिट्टी पे हो जाता है, तो सरकार भी दोनों दोनों फायदा होता है इसका भी। डैम का तो एग्रीकल्चर के लिए फायदा है ना, कि अगर जरूरत है पानी तो अपनी मर्जी से ले लो। आपदाएं आने का खतरा, ठीक, आपदा देखो कैसे आती है। ओके, आपदा देखो फॉर एग्जाम्पल क्या है कि मान के चलो ये रिवर है, ठीक है, और यहाँ पे आपने डैम बना दिया। अब डैम बनाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपने बैरियर क्रिएट कर दिया, अब सारा पानी यहीं पे जमा है। ठीक है, आगे जा ही नहीं रहा है। अब मानसून आया, पीछे से पानी जा रहा गया, नेपाल वालों ने छोड़ दिया जा रहा पानी। ओके, बिहार में क्या होता है, कोसी की वजह से नेपाल वाले छोड़ देते हैं, क्योंकि नहीं छोड़ेंगे तो वो खूब डूब जाएंगे। तो एकदम से पानी यहाँ भर जाता है और डैम के ऊपर पानी आ जाता है। तो ये डैम अब रोक नहीं सकता है इसको, उसकी जो कैपेसिटी है रोकने की एक लिमिट होगी ना, समझे, शक्तिमान थोड़ी है जो रोक लेगा। भेटेंगे, तो इस सिचुएशन में ये डैम टूटेगा। और जब डैम टूटेगा तो ये जो नदी का बहाव ये है ना, तो ये पानी एकदम से बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, तो पानी इधर के बजाय इधर इधर भी बह जाएगा, और इधर में विक्की रहता है। ठीक है, इधर में दीपक रहता है, गांव है इधर, गेटेंगे। तो इस चक्कर में अब होगा क्या कि इधर गांव में, इधर गांव में, हर जगह पानी पानी भर गया। तो ये डैम का ये नुकसान होता है, राइट। अब डैम के फायदे क्या है, जब इतना सारा नुकसान है, लोग इतने मर रहे हैं, ओके, आपदाएं आती हैं, फ्लड आता है, बाढ़ आता है, राइट, तो इसके बनाते क्यों है डैम? क्योंकि इससे कुछ फायदे हैं, बताओ क्या फायदे हैं? यातायात में भी यातायात में क्या? यातायात में ये सर यातायात मैं ट्रैवल पुल की आसान हो बात नहीं जाता है। कर रहा, पुल नहीं, बांध सर, बांध। सर बांध के ऊपर से सर जाता है। जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है। बांध जरूरी नहीं है सर, पर ऊपर से जाता है। सूखा पड़ने पे पानी, हाँ बिल्कुल, पानी को हमने, जैसे बरसात में पानी बहुत होता है, अगर रोकेंगे नहीं तो वो बह जाएगा, समंदर में चला जाएगा। लेकिन अगर उसको हम रिजर्व कर लें, जैसे कि छतों के ऊपर आजकल वो लगाते हैं ना, क्या लगाते हैं पानी सेव करने के लिए? हाँ, रूफ टॉप, वेरी नाइस, ये भी लगाते हैं। और जो नीचे गड्ढा खोद के पानी जमा करते हैं छत वाला, क्या बोलते हैं उसको? रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, है ना। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्यों करते हैं? वो जब नीचे जाता है तो हमारा जो भूमिगत जल होता है उसके लेवल को और बढ़ा देते हैं। ओके, तो वैसे ही अगर हम लोग डैम बनाते हैं, तो अगर नहीं बनाएंगे तो पानी ऐसे ही बह जाएगा सारा। तो इसको बनाने की वजह से क्या है कि अपनी जरूरत के हिसाब से हम लोग
यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो डैम यूज किया जाता है यहाँ पर पानी को रिजर्व करने के लिए। और किस लिए? डैम बनाने का मेन पर्पज क्या होता है? मेन पर्पज बिजली, बिजली होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और क्या फायदे होते हैं, बोल रहे थे आप कुछ? पर्यटन, वेरी नाइस, है ना। बड़े बड़े जो होते हैं डैम, उनके लिए हर जगह पे लोग देखने तो जाते ही हैं, जैसे सतलुज वाले, भाखड़ा नंगल एंड ऑल, ठीक है, बड़े फेमस ही हैं। और पानी जैसे कहीं कमी पड़ जाती है तो वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, स्टोर, हाँ रिजर्व हो गया वो, रिजर्व स्टोर हो गया वो, ठीक। हाँ वेरी नाइस, सिंचाई में यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। और क्या फायदे हैं डैम के? वाटर साइकिल होता है, ठीक है। डायरेक्ट फायदे बताओ, डायरेक्ट। और क्या फायदा होता है डैम का? बांध क्यों बनाए जाते हैं, बांधों के क्या फायदे हैं? इससे लोगों को रोजगार मिलता है, नहीं मिलता है? इससे बाकी के जो डेवलपमेंटल वर्क है वो होंगे, नहीं होंगे? ठीक है, इंडस्ट्रीज चलेंगी, वेरी नाइस, उद्योग चलेंगे, राइट। ये सारे फायदे हैं इसके। तो यहाँ पे हमने पर्सपेक्टिव क्या देखा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी चीजों का हो सकता है। इसीलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं उनका सारा ध्यान इसके ऊपर होता है, ओके। और जो ऑफिसर्स होते हैं उनका ध्यान दोनों के ऊपर होना चाहिए। और कुछ रेडिकल लोग होते हैं जिनका ध्यान केवल इस पे होता है, वो उसको देखते भी नहीं है। एक आईएएस ऑफिसर क्या करेगा, इन दोनों को बैलेंस करके चलेगा। फॉर द एग्जाम्पल, चलो डैम बनाना है, तो डैम बनाने के लिए बोलेगा ठीक है हम बनाएंगे, बिजली पैदा करेंगे, टूरिज्म बढ़ाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे जो संसाधन है इसका कम से कम हानि हो। यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, इसको बदले में, उसके बदले में कंपनसेशन मिल जाए, जमीनें दे दी जाए। अभी यहाँ से अगर उनको भगा रहे हो तो किसी दूसरी जगह पे उनको जमीनें दे दो। समझ पा रहे हो? चलो, तो ये पर्सपेक्टिव हमने सीखा, पॉजिटिव और नेगेटिव और प्रोज एंड कॉन्स का। क्लियर है? ठीक है। अब मैं अभी आपका एक दो होमवर्क दूंगा। आपका दो टॉपिक होमवर्क में, जिसका आप पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि प्रोज एंड कॉन्स तैयार करके लाओगे टेबल के फॉर्मेट में, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक लिखिए आप लोग, राइट। समाज, पहले सामाजिक कुछ मुद्दे लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे इसकी। सामाजिक मुद्दे जैसे जो अभी बहुत सारे चल रहे हैं, राइट। नेटफ्लिक्स, या दूसरे शब्दों में इसको वेब सीरीज अगर बोला जाए, वेब सीरीज समझते हैं सभी? वेब सीरीज, हाँ जी, सर ये ओटीटी एक प्लेटफॉर्म है। एग्जैक्टली, ओटीटी सर प्लेटफॉर्म पे वो आ सर रहे हैं। ये ओटीटी एक मतलब कि ऑनलाइन, अपनी अपनी कहानी कोई को टीवी पर नहीं आ रहे हैं कि अगर 5 बजे आ रहे हैं तो 5 बजे बैठ के देखना पड़ेगा आपको। गेटिंग इट? जैसे जो टीवी सीरीज होती है, जो मूवीज होती है, टाइम बाउंडेशन नहीं, सी ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन प्राइम, है ना, जियो टीवी, और कौन कौन से हैं? एयरटेल के भी हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन बता दिया मैंने, ठीक है, डिज्नी हॉट स्टार, वेरी नाइस। तो ये सारे प्लेटफॉर्म से सीरीज वैसे ही टीवी सीरीज की तरह बनाए जाते हैं, और ये थोड़े से शॉर्ट होते हैं, मतलब ज्यादा लंबे नहीं होते हैं। टीवी सीरीज की तरह बालिकावधु 12 साल चलाया उन लोगों ने, ठीक है। ससुराल सिमर को दूसरी भी लॉन्च कर डाली, समझे, बड़ी मुश्किल से वो खत्म हुआ था, तो मैं खुश हुआ कि चलो अब मेरी मम्मी आराम करेंगी, समझे। 8-10 साल लगाए उन्होंने, कुछ दिन बाद देखा अगली सीरीज इसकी लॉन्च हो गई है। Alright. अब क्या करे आदमी। तो वेब सीरीज के पॉजिटिव और नेगेटिव्स, जैसे मिर्जापुर देखिए आपने, वेब सीरीज में अच्छी अच्छी चीजें आती है, जैसे भोकाल, भोकाल देखिए आप लोगों ने, और ये फ्री में है, ये तो देख लो। हाँ, मैक्स प्लेयर पे आईपीएस नवनीत सिकेरा, रियल आईपीएस ऑफिसर है वो। उनकी स्टोरी, उन्होंने मुजफ्फरनगर जो क्राइम कैपिटल था 15 साल पहले, समझे, मुजफ्फरनगर, तो पूरी मुजफ्फरनगर को उन्होंने फ्री कर दिया था क्राइम से, समझे। तो ये आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप में से कोई आईपीएस बन जाए। बैठेंगे तो आईपीएस कैसे काम करता है, कैसे काम लेकर के चलते हैं, तो उनकी सीरीज बनी हुई है, ओके। हाँ, असली वाले जो स्टॉक पे आए हुए थे, वेरी नाइस, ठीक है। तो वेब सीरीज का पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ये आपका होमवर्क है, समझ गए, ठीक है। दूसरा लिखो वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये आपको घर से बना के लाना है रिटर्न में, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है उसकी बात करते हैं, क्योंकि अभी दिमाग को ओपन करने के लिए बताया गया था, अब एग्जाम में क्या करना होता है इस चीज को हम समझते हैं अब, ठीक है।
कि देखो एग्जाम में है ना, हर टॉपिक के अलग अलग आयाम होते हैं, अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, तो सभी डायमेंशंस को आपने ओपन करना है। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल कोई भी एक टॉपिक लेते हैं, ओके, कोई भी टॉपिक ले लो, जैसा अभी हमने कौन सा टॉपिक लिया था, एक सबसे पहला टॉपिक बाल विवाह लिया था, चाइल्ड मैरिज लिया था। तो अगर आपका एग्जाम में अगर ये आता है, तो टेबल बना के वहां पे नहीं करना पड़ेगा कि प्रोज क्या है, कौन क्या है। आपको इस इश्यू के ऊपर है ना 360 डिग्री एनालिसिस करनी पड़ेगी। अब कई लोगों को 360 डिग्री भी नहीं पता होगा, क्या है 360। एग्जैक्टली, जहां बैठो वापस यहीं आ जाओगे, राइट। ये आपको नहीं पता था। अच्छा, 90 डिग्री तो पता है ना। अभी 90 डिग्री अगर राइट में जाओगे तो किधर पहुंचोगे आप, किधर सीधा, 90 डिग्री राइट में। हाँ जी, नॉर्थ में तो वेस्ट की साइड, ईस्ट है ना राइट में। समझ में नहीं आ रहा है आपको? देखिए सिंपल से जा रहा, अभी मैं सामने खड़ा हूँ, अभी मैं 0 डिग्री पे हूँ। अगर मैं इस तरफ पूरा टोटली मतलब इसी डायरेक्शन में आ जाता हूँ तो ये हो गया 90 डिग्री। अगर इसका आधा आता तो 45 डिग्री। ओके, ये 90 डिग्री हो गया। और मैं अगर पूरा ही अगर मुड़ गया, अगर ऐसे हो गया तो कितना हो गया, 180 डिग्री। और अगर फिर यहाँ आया तो 270, और वापस यहीं आ गया तो 360 डिग्री। मतलब किसी भी टॉपिक के चारों तरफ से उसको देखना है उसको। समझ गए, ऊपर नीचे दाएं बाएं। चलो, तो चाइल्ड मैरिज के ऊपर है ना अलग अलग डायमेंशन क्या होता है। सबसे पहले क्या बताना होता है आपको, समझो इस चीज को। सबसे पहले आपने बताना होता है हिस्टोरिकल डायमेंशन। हिस्टोरिकल का क्या मतलब है, ये जो नहीं कि ऑर्डर में हूँ, ऊपर नीचे हो सकता है, टॉपिक के हिसाब से डिपेंड करता है। सबसे पहले ऐतिहासिक एंगल, कि इतिहास में उस चीज को कैसे देखा गया है, अब तक उसकी क्या जर्नी रहेगी, आया समझ में। दूसरा हो सकता है उसका सामाजिक हो, बाल विवाह का सामाजिक कारण क्या है, तो इसके लिए जो समाज के कुछ नियम होते हैं, वो सामाजिक कारण आप बता सकते, सोसाइटी ने तैयार किया हुआ है। हो सकता है उसके राजनीतिक कारण हो सकते हैं ना, कि राजनीति की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही हो उसमें। ठीक है, पॉलिटिकल एंगल इसे आप बोल सकते हैं। और कौन सा एंगल होता है, कल्चरल, मतलब सांस्कृतिक। ठीक है, और कौन सा एंगल हो सकता है किसी भी मुद्दे को देखने का, भौगोलिक कारण हो सकते हैं। अभी एक एक को एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल के साथ में, डोंट वरी। ज्योग्राफिकल फैक्टर, हाँ हाँ बिल्कुल, आते हैं इसके ऊपर। आर्थिक, इकोनॉमिकल। और क्या एंगल हो सकता है किसी भी टॉपिक का, पर्यावरणीय हो सकता है, इन्वायरमेंटल। ठीक है, नैतिक, एथिकल। ठीक, तो अभी 8 हैं, अभी और भी है कुछ चीजें, पहले इनको आप लिखिए। ठीक है, चलो नाइन्थ में ऐड कर सकते हो यहाँ पे, अंतरराष्ट्रीय, यानी कि इंटरनेशनल। हो सकता है, इंटरनेशनल पॉइंट भी तो हो सकते हैं ना उसका। 9 के बाद यहाँ पे 10th में लिखो, फेमिनिस्ट एंगल क्या है उसका, या जेंडर बेस्ड, यानी कि महिलाओं के दृष्टिकोण से, महिलाओं का पक्ष आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, एक एक करके आप ट्रेन होगे, मैं बताऊंगा क्या होता है, जब सिलेबस कवर होगा तब आपको समझ में आ गया क्या चल रहा है। लेकिन अभी मैं आपको डायमेंशन बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होता है। एबीसीडी जैसे बोलते हैं ना, एबीसीडी अभी आप सीख रहे हो। ओके, एक सुरक्षा वाला होता है, सिक्योरिटी के लिहाज से। अब जो
बचाव के कारण कोई संगठन नहीं हाँ, गिराया वेरी जा नाइस, सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। 12वें में लिखो ऑर्गेनाइजेशंस। 13वें में लिखो लीगल। लीगल मतलब कानूनी या न्यायिक। कानूनी भी लिख लेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले हमारे पास कारण क्या है, हिस्टोरिकल किसी भी टॉपिक का। तो जैसा कोई मुद्दा है हमारे पास, जैसे सती प्रथा थी, जैसे चाइल्ड मैरिज है, बाल विवाह, तो आखिर बाल विवाह इतिहास में कब से है? अगर आपको पता है, आप पढ़ोगे हिस्ट्री, जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इतिहास में ये क्यों था, राइट, और इतिहास में इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट हुई। अकबर ने जैसे रोक लगवा दी थी इसके ऊपर कुछ टाइम के लिए, तो एक अच्छा पॉइंट हुई। तो ये ऐड करना है आपको, पॉइंट लिखना है। अब तक क्या था कि कोई भी टॉपिक अगर मैं आपको दूं तो हो सकता है आप ना लिखें आप, लेकिन अब से क्या होगा कि जो भी टॉपिक में बोलूं उसके ऊपर ये 13 लाइन तो लिख ही दोगे। इनमें से हर एक के ऊपर भी एक लाइन भी लिखोगे ना तो 13 लाइन बनते हैं। समझ रहे हो? चलो दूसरा यहाँ पे क्या है हमारा, सामाजिक। सामाजिक का क्या मतलब है? अब बाल विवाह के सामाजिक कारण क्या है? आप लोगों ने बताया कास्ट को ध्यान रखते हैं लोग, जाति को ध्यान में रखना होता है कि भाई सेम गोत्र में विवाह ना हो जाए। तो इसके लिए पहले बचपन में ही शादी कर दो ताकि आगे चल के ये हरकतें कर ही ना ये सब। ऐसा समाज वाले सोचते हैं। गेटिंग इट? राजनीतिक कारण क्या है कि अगर ये गलत है तो हमारे राजनेता लोग, पॉलिटिशियंस लोग इसको रोकते क्यों नहीं? वोट बैंक। वोट के लिए अगर वो रोकेंगे तो लोग उनको वोट नहीं देंगे। जो लोग इनको मानते हैं उन लोगों का वोट आएगा नहीं, तो वो कभी ऐसे मामलों में घुसते ही नहीं। राजनीतिक लेवल पे और क्या, कि और क्या काम हुआ है, ठीक है। कल्चर का क्या मतलब है, संस्कृति हमारी कैसे रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, परंपरा को ढोने के लिए, ओके, कई बार इसको फॉलो किया जाता है। फिर क्या है हमारा 5 नंबर पे, भौगोलिक। तो भौगोलिक कारण भी होता है। फॉर एग्जाम्पल साउथ में बाल विवाह नहीं होता है, पता है आपको? साउथ में बाल विवाह अभी नहीं होता है, पहले भी होता था तो बहुत कम होता था, मतलब इक्का दुक्का ना के बराबर। इसके रीजन क्या है, जबकि नॉर्थ में तो भर भर के होता है। तो इन्वायरमेंट वहाँ पे एजुकेशनल लेवल हाई है, और प्लस में जो वहाँ की सामाजिक है, समाज पहले से एजुकेशन में डेवलप है, विकास कर एजुकेशन में क्यों डेवलप है? क्योंकि वहाँ खेती के लिए जमीन नहीं थी। अब अगर जमीन नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी अपनाएंगे। जैसे जापान इतना क्यों जापान टॉप पे है, क्योंकि उनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है। हवा में उतारते समझे? तो इस वजह से उनको टेक्नोलॉजी, उनको पता था कि आगे बढ़ना है दुनिया में तो टेक्नोलॉजी को मास्टर करना पड़ेगा। तो हिरोशिमा जब गिराया गया था उसके 20 साल बाद ही वो टॉप 10 इकोनॉमी में आ गए थे वर्ल्ड के, क्योंकि 20 साल में उन्होंने रात दिन काम किया था। और आज भी वहां पे ना 12 से 14 घंटे लोग ऑफिस में काम करते हैं, क्योंकि वहां पे काम पूजा है। समझे? काम वहां पे सब कुछ है, काम की वजह से ही वो लोग चल रहे हैं, यहाँ तक पहुंचे, इसलिए वो काम को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। टाइम को मैं हाँ, टाइम का बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन इसका अब नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने को आ गया। कोई आदमी अगर 20 साल 14 घंटे काम करेगा तो आदमी का क्या हाल होगा? तो वहाँ इस वजह से वहां पे सुसाइड रेट ज्यादा हो गया, यंग पॉपुलेशन बहुत कम हो गई। गेटिंग इट? चलो नेक्स्ट हमारा आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या है इसका, बाल विवाह का? दहेज के कारण भी करता है, पर्यावरणीय कारण भी हो सकता है। कुछ पर्यावरण कैसे कारण है, हो सकता है क्या? संसाधन के संसाधन, बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि क्या, कैसे समझाओ इसको कोई एग्जांपल से। प्रॉपर्टी भी हो सकती है, लेकिन पर्यावरण भी एक कारण होता है इसका। क्या कारण होता है, कैसे, क्या? देखो पर्यावरण भी मैटर इस वजह से करता है कि कई जगह पे ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा नहीं है। कई जगह पे ना बच्चे जो हैं, या जो एरिया की वजह से, जैसे रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में क्या होता है कि क्लाइमेट बहुत ही विविड होती है। ओके, बहुत एकदम से कभी टफ हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। गेटिंग? तो वहां पे लोगों का मानना है कि अगर जल्दी शादी ब्याह कर दिया जाए तो नस्ल अच्छे से आगे बढ़ेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। सिमिलरली पहाड़ों पर लोगों की हाइट यूजुअली क्या होती है, छोटे कम होती है। ओके, तो वो उनका पर्यावरण इसका कारण है, कुछ और नहीं। राइट? अब कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे, जैसे अफ्रीका, अफ्रीका में लोग काले क्यों होते हैं? पूरे हाँ, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये भी कारण हो सकता है इसका। ओके, जो नहीं कि सारे टॉपिक एक टॉपिक में लगे, लेकिन डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। और जैसे मैं बताता हूँ आपको कि सपोज कि अफ्रीका में कभी आप गए, तो वहां पे उनको पता चले एक तो सुंदर कन्या आई है यहाँ पे गोरी, राइट, तो वो वेट नहीं करेंगे छोटा है या बड़ा है, वो शादी कर लेंगे तुरंत। गेटिंग इट? तो उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि वहां पे काले लोग होते हैं।
जैसे यूरोप वगैरह में क्या होता है ना, नस्लों के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। अगर आप जर्मनी में जाओ तो वहां के लोग जल्दी किसी से शादी नहीं करते, वो अपने नस्ल को मेंटेन करना चाहते हैं कि हम जर्मन हैं तो हम जर्मन से ही शादी करेंगे, करेंगे, अदरवाइज हमारी जो नस्ल है वो खराब हो जाएगी। तो कुछ, क्योंकि वहाँ देश बड़े छोटे छोटे, जैसे पोलैंड बहुत छोटा देश है, फ्रांस बहुत छोटा देश है, तो ये सब क्या है, अपने कल्चर को जिंदा रखने के लिए वो देखते हैं कि हम सेम नस्ल में ही शादी करें, ठीक है। लेकिन नातिक, नातिक लेवल पे क्या होता है, एथिकल लेवल पे ये सही है गलत है, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज। गलत हाँ, तो हर चीज में आपको नैतिक मुद्दा डालना है। नातिक फॉर एग्जाम्पल कि अभी हमने ज्वाइंट फैमिली का भी एग्जाम्पल देखा, तो ज्वाइंट फैमिली में ये नातिक लेवल पे सही है या गलत है, वो बताओ, दोनों तरीके से समझाओ वहां पर, ठीक है। सिमिलरली 11th क्या है, 9th कौन सा पॉइंट है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप चाइल्ड लेबर लिख रहे हो, चाइल्ड मैरिज लिख रहे हो, तो इंडिया में तो ये चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे होता है क्या ये, बिल्कुल होता है। ओके, बहुत सारी कंट्रीज है जो कि डेवलप नहीं है, वहां पे होता है, लेकिन जो डेवलप हो चुकी है वहां पे नहीं होता है। तो ये एंगल आप डाल सकते हो। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, फेमिनिस्ट मतलब महिलाओं के हिसाब से उस टॉपिक की क्या राय है, महिलाएं क्या सोचती है चाइल्ड मैरिज को लेकर के, ओके, वो बताने हैं। सो रेडिकल फेमिनिज्म की बात नहीं करनी, रेडिकल फेमिनिज्म को मेन स्ट्रीम में गलत माना जाता है। रेडिकल फेमिनिज्म समझते हो, आप तो महिलाएं हैं, आपने भी नहीं पढ़ी है। एक होता है फेमिनिज्म जहाँ पे महिलाओं के अधिकारों की मांग करते बात करते हैं, एक होता है रेडिकल फेमिनिज्म। नहीं, रेडिकल फेमिनिज्म का मतलब होता है कि जहाँ पे जबरदस्ती, मतलब हर हाल में लड़कियों को दिखाते हैं कि वो टॉप पर रहेंगे और जो पुरुष है वो हमेशा नीचे रहेंगे, ऐसा समझना। बस उनका मानना है कि नहीं, लड़कियां क्यों बच्चे पैदा करें, लड़के करेंगे अब से, ओके। तो वो मतलब इस हद तक वो चले गए, और हर चीज में मतलब लड़के गलत हैं, राइट। ऐसा नहीं होता है, दोनों जो जेंडर हैं दोनों में गलत हो सकते हैं, दोनों में सही हो सकते हैं, राइट। तो रेडिकल फेमिनिज्म में नहीं जाना है आपने, फेमिनिज्म में जाना है। नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी के हिसाब से। अब इसमें तो सिक्योरिटी अप्लाई नहीं होता, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स में सिक्योरिटी अप्लाई होता है। हालांकि इसमें इंटरनल सिक्योरिटी देखे जाए तो यहाँ भी अप्लाई है, कैसे, लड़कियों की सुरक्षा। सुरक्षा करेंगे तो माँ बाप को आप लगता है कि अगर जवान लड़की है, ज्यादा एज की है, घर में बैठी है, तो उसकी सुरक्षा पे खतरा है ना। मांग में सिंदूर नहीं है, उसके मंगलसूत्र नहीं है, तो लेकिन अगर शादी कर दिया जाए तो वो सुरक्षित रहेगी, कुछ हद तक ये सही। लीगल, तो लीगल में आप बताइए कानूनी तौर पे क्या हुआ। कानूनी तौर पे जैसे 2006 में एक्ट आया था, इसमें अगर कोई चाइल्ड मैरिज करता हुआ पाया जाता है तो 3 साल की सजा या 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। या जेल भी हो मैंने क्या बोला, ठीक है, ऑलराइट। और क्या है नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ऐसे कौन से संगठन है जो इस दिशा में काम कर रही है, जैसे नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, दिल्ली लेवल पे DCW है, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, ओके। वैसे अलग अलग राज्यों में महिलाओं के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए काम करें। वर्ल्ड लेवल पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ी, UN विमेन, ठीक है। यूएन के विमेन के नाम से ही पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, UN विमेन के नाम से, ठीक है। तो उसके लिए काम कर रहे हैं, राइट, एंड दैट्स इट। हाँ, तो अब मैं आपको एक दो टॉपिक दे रहा हूँ जिसमें आपको ये सोचना है, समझे, मतलब दो दो तीन तीन लाइन हर टॉपिक के ऊपर लिख के लाना है, सो दैट मैं देखूँ कि आपने सोचा है। कहीं से कॉपी नहीं करना है आपने, आपको खुद लिखना है उसमें, समझ पा रहे हो। लिखो, टॉपिक है आपका चाइल्ड लेबर, बाल मजदूर। इसके ये 13 आयाम लिख करके लाओगे कि भाई सामाजिक कारण क्या है, इसका आर्थिक कारण क्या है, पर्यावरणीय कारण क्या है, कल्चरल कारण क्या हो सकता है। और दूसरा टॉपिक है प्रवास। प्रवास समझते हो आप लोग, माइग्रेशन, हाँ। तो उसके ऊपर आपने लिख के लाना है ये 13 पॉइंट, मतलब हर टॉपिक के ऊपर दो दो तीन तीन लाइन, जो भी आप दिल से लिखे, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, समझे, क्योंकि आपके दिमाग को खोला जा रहा है यहाँ पे, राइट। चलो, दैट इज ऑल फॉर टुडे। आप अपना होमवर्क करें, रिटर्न में सबमिट कीजिए, आई विल चेक इट, एंड आपको डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में इन टॉपिक्स के ऊपर आपने क्या लिखा है, ऑलराइट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, लेट अस नो इन द कमेंट, पर्सनली रिप्लाई विद इन 24 hours। थैंक यू, गॉड ब्लेस।